जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि हमारा अध्याय चल रहा था, अध्याय नंबर 4 प्राथमिक क्रियाएं नाम से हमारा अध्याय चल रहा था और उस प्राथमिक क्रियाओं के अध्याय में हमने कृषि पर बात चल रही थी हमारी। तो कृषि का जो कंसेप्ट था वो चल रहा था और उसमें हमने कृषि के बारे में समझा था। तो कृषि के 2 प्रकारों के बारे में भी पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं कृषि के तीसरे प्रकार पर, जो कि हमारा है रोपण कृषि नाम से। इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो रोपण कृषि है क्या, उसके क्षेत्र समझेंगे, उसकी विशेषता समझेंगे, उसके बाद में कौन से क्षेत्रों में या कौन से महाद्वीपों में किन लोगों के द्वारा ये कृषि की जाती है और उसको किस किस नाम से पुकारा जाता है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि रोपण कृषि। रोपण कृषि समझना पहले तो कि है क्या, कि बड़े स्तर पर, आपको ये 2 नंबर विशेषता लिखी हुई दिख रही होगी कि बड़े स्तर पर लाभ कमाने पर आधारित जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है रोपण कृषि। यानी बड़े स्तर पर जब लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है, जो खेती की जाती है, जो कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं, रोपण कृषि। इसके अंदर अधिकतर क्या होता है, ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है या ऐसी फसलों को बोया जाता है जो कि क्या होता है कि पहाड़ी या ढलवे क्षेत्र में होती है या बड़े मैदानों पर, बड़े विस्तृत भूभाग पर पैदा की जाती है। समझते हैं एक एक करके कि औपनिवेशीकरण के दौर में यह कृषि यूरोपीय लोगों की देन थी। समझना, ये नोट लगा के लिख लेना। आपसे पूछा जा सकता है कि रोपण कृषि जो है किन लोगों के द्वारा इस कृषि की शुरुआत की गई थी या किन लोगों के द्वारा भारत में जो है इस प्रकार की कृषि को लाया गया था। तो समझते हैं थोड़ा सा कि बोला गया है औपनिवेशीकरण के दौर में। औपनिवेशीकरण का दौर कौन सा, आपने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा। औपनिवेशीकरण शब्द का अर्थ क्या होता है, राजनीति विज्ञान में आपने पढ़ा होगा औपनिवेशीकरण होता क्या है। जरा मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं कि औपनिवेशीकरण युग वो था जब अंग्रेजों ने भारत पर या इस संसार के विभिन्न अलग अलग महाद्वीपों पर या अलग अलग देशों पर अपना जो है राज करना शुरू किया था, लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया था, देशों को गुलाम बनाना शुरू किया था। तो जो वो दौर था जिस दौर में भारत हमारा भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था, तो वो जो दौर, वो जो युग था, उस युग को कहा गया था औपनिवेशीकरण युग या औपनिवेशीकरण का दौर। हालांकि आपने पॉलिटिकल में अच्छे से पढ़ा होगा, तो अगर नहीं भी पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया कि औपनिवेशीकरण होता क्या है। यानी कि वह दौर, वह युग जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वो दौर, वो युग कौन सा युग कहलाया, औपनिवेशीकरण युग कहलाया। तो उस युग की बात करें, तो उस दौर की बात करें, उस समय की बात करें, तो औपनिवेशीकरण के दौर में यह कृषि कौन से लोगों की देन थी, तो यह कृषि यूरोपीय लोगों की देन थी। यूरोपीय लोगों के द्वारा इस कृषि को भारत में लाया गया था। उन्होंने क्या किया, इस कृषि को भारत में क्यों लेकर आए गए, क्योंकि भारत का जो भूभाग था या भारत की जो भूमि थी या भारत की जो मृदा थी, जलवायु जो थी, वो इस प्रकार की कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद थी। यानी कि इस प्रकार की कृषि को बढ़ावा दे रही थी। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि उपज ज़्यादा थी इस प्रकार की कृषि का। समझते हैं कौन सी कृषि आती है रोपण कृषि में। तो हमने लिख रखा है कि इस प्रकार की कृषि में कॉफी, चाय, कोको, रबर, कपास, ताड़, जिसको क्या बोलते हैं पाम, गन्ना, केले और अनानास, इस प्रकार के बागान लगाए थे। यानी जो यूरोपीय लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने इस प्रकार की कृषि को यहाँ पर इसलिए करना शुरू किया था क्योंकि यहाँ पर भूभाग बड़ा था, उसके साथ साथ में जलवायु और जो भूमि और जो मृदा थी वो इन कृषियों के अनुकूल थी। चाय के लिए कॉफी, रबड़, कोको, कपास, ताड़, गन्ना, केले, अनानास, इनके लिए अनुकूल थी। तो उन लोगों ने लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी फैक्ट्रियां यहाँ पर स्थापित की थी और फैक्ट्रियां यहाँ पर स्थापित करने के साथ साथ में उन्होंने लोगों को ये लालच दिया कि आप इस प्रकार की कृषि कीजिए। उन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की थी और फैक्ट्रियां स्थापित करके लोगों को ये लालच दिया कि इस प्रकार की आप कृषि कीजिए ताकि आपकी जो कृषि में आपकी जो उपज पैदा होगी वो हम जो है हमारी फैक्ट्रियों के लिए खरीद लेंगे ऊंचे दामों पर। तो लोगों ने धीरे धीरे इस प्रकार की कृषि को करना भी यहाँ पर भारत में शुरू कर दिया था। लोगों को लालच देकर के ये कृषि करवाई जाने लगी थी और आज एक बड़े पैमाने पर इस प्रकार की कृषि जो पूरे भारत में की भी जाती है और देशों के अंदर निर्यात भी किया जाता है इस प्रकार की कृषि का। तो ये क्या है कि यूरोपीय लोगों ने अपने अधीन, जो उनके अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, यानी जो भारत को उन्होंने गुलाम बनाया था, उस गुलाम भूभाग पर, यानी जो भारत का गुलाम जो भूभाग था, उस भूभाग के अंदर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, उष्णकटिबंधीय आप जानते हो, आपको पहले भी समझा चुका हूँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का भाग होता है उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो वहां पर हमारा भारत आ रहा था। उसमें चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, ताड़, पाम, गन्ना, केले, अनानास आदि के बागान उन्होंने लगाए और लोगों को लालच देकर इस प्रकार की कृषि को
करवाना शुरू किया, क्योंकि बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर की जाती थी लाभ कमाने के उद्देश्य से। औपनिवेशीकरण के दौर में इस कृषि को शुरू किया गया था। देन पूछे किसकी देन है ये कृषि, तो बताना यूरोपीय लोगों की देन है। पूछे कौन सी युग की देन है, तो ये कौन सी युग की देन है, औपनिवेशीकरण युग की देन भी मानी जाती है। आपसे टाइम पीरियड पूछ ले कि रोपण कृषि जो है कौन से युग में या कौन से दौर में भारत में आई, तो औपनिवेशीकरण का दौर था या औपनिवेशीकरण का युग था। और किनके द्वारा लाया गया था, तो यूरोपीय लोगों के द्वारा लाया गया था। और किस प्रकार की इसमें फसलें पैदा की जाती है, तो चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, ताड़ जिसको पाम बोलते हैं, गन्ना, केले, अनानास, इस प्रकार की कृषि को बता सकते हो। इसकी प्रमुख विशेषताओं को पढ़ लेते हैं एक एक करके कि कृषि जो है, कृषि का जो क्षेत्र होता है वो कार में बहुत ही बड़ा होता है। आपको एक बोर्ड पर एक इमेज चलती हुई दिख रही होगी स्क्रीन पर आपको। इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक बड़े पैमाने पर किस प्रकार चाय की खेती की जा रही है। देखिए कि चाय के बागान कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको लगाए हुए, कॉफी के बागान दिख रहे होंगे आपको, कपास की खेती दिख रही होगी आपको 3 नंबर इमेज के अंदर, गन्ने के बागान लगाए दिख रहे होंगे आपको, केले के बागान लगाए दिख रहे होंगे आपको, तो रबड़ की खेती भी की जा रही है वो भी दिख रही होगी आपको। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि है इसमें आकार बहुत ही बड़ा होता है। अब दोबारा से इमेज को देखिए, चाय की खेती आपको करते हुए जो श्रमिक हैं, जो कृषक है, किसान है, वो दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से चाय की खेती की जाती है एक ढलवे क्षेत्र के अंदर, जहां पर पानी रुकना नहीं चाहिए। हालांकि पानी जो है पौधों की जड़ों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कॉफी के बागान दिख रहे होंगे आपको, और भी बहुत सारी कृषियां हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी कि जब एक बड़े भूभाग पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, तो इस प्रकार की कृषि यूं नहीं कि भी इसमें अनजान व्यक्ति कर लेगा। इसके लिए क्या होता है कि उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस कृषि को करने के लिए अनुभव होना जरूरी है। तो अनुभवी श्रमिक चाहिए इसके लिए, और उसके साथ साथ में मशीनों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो चाय वगैरह है, जो कॉफ़ी वगैरह है, जो रबड़ वगैरह है, कोको है, ताड़ है, कपास है, केले हैं, गन्ने हैं, इनको तो इस प्रकार की जैसे चाय कॉफ़ी है, तो इस प्रकार की कृषि को बाद में निकालने के बाद में उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उसको एक दानों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ में उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है भी, उसका रख रखाव भी बढ़िया तरीके से होना चाहिए। तकनीकी आधार पर की जाती है, यूं ही नहीं की जाती कि मुँह उठा लिया हर कोई कर लेगा। इसके लिए अनुभव होना जरूरी है। और वैज्ञानिक विधियां लगाई जाती है कि भी किस प्रकार का जो पौधा है या किस प्रकार का जो बीज है वो लगाएं जिससे ज़्यादा उपज हमें प्राप्त हो। तो और उसके साथ साथ में अगली विशेषता क्या है, यह एक फसली कृषि है। यानी इसमें क्या किया जाता है, एक ही भूमि पर हर बार वही फसल बोई जाती है। ऐसे नहीं होता जैसे हमारे खेतों में होता है। हमारे खेतों में क्या करते हैं, जैसे एक भूमि पर दो बार अगर गेहूं की उपज पैदा कर ली, तो तीसरी बार उस सेम जगह पर गेहूं की फसल पैदा नहीं करते हैं, फसल को चेंज कर दिया जाता है। उस गेहूं की जगह और कोई फसल को उस भूमि पर उगा दिया जाता है या बो दिया जाता है, तो उसको तो बोलते हैं फसली चक्कर। लेकिन जब एक ही भूमि पर एक ही प्रकार की फसल हर बार बोई जाए, जब भी टाइम आए वापस से वही फसल वही फसल वही फसल, दूसरे प्रकार की फसल ना लगाए, तो वो कहलाती है एक फसली भूमि, या वो कृषि के कहलाती है आपकी एक फसली कृषि कहलाती है। तो ये कृषि अगर आपसे पूछे तो किस प्रकार की कृषि है, ये एक फसली कृषि है। इसके लिए सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। श्रमिक देखो इतने बड़े पैमाने पर की जाती है, तो श्रमिक तो भाई चाहिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें श्रमिक जो है आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये कृषि जिन क्षेत्रों में की जाती है वहां पर रोजगार का और कोई साधन नहीं होता है। यानी कि फैक्ट्रियां वगैरह, अदर प्रकार का जो भी रोजगार का साधन है, दुकानें वगैरह हैं, वो कम होती है। तो इसके कारण लोग बेचारे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो उनको रोजगार करना पड़ेगा। इसके लिए वो सारे के सारे जो है खेत पर ही यानी खेती पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसलिए श्रमिक जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। आपको फिर से इमेज देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं दिख रही होगी, कोई इस प्रकार से कोई बड़ा शहर नहीं दिख रहा होगा। तो इन मैदानों में या इन ढलवे क्षेत्रों में अब जो भी व्यक्ति रह रहा है वो अपना रोजगार तो कहीं ना कहीं से लाएगा, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो आगे पीछे कृषि है तो यहाँ पर कृषि के लिए वो आएगा और कृषि के अंदर सहयोग करेगा। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि सस्ते श्रमिक जो आसानी से मिल जाते हैं। अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण ढालों का उपयोग चाय के बागानों के लिए किया जाता है, और यह यूरोपीय लोगों के नियंत्रण में थी। शुरू के अंदर ये कृषि किसके नियंत्रण में थी, यूरोपीय लोगों के नियंत्रण में थी।
बोला है कि अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण ढालों का उपयोग चाय की खेती के लिए, चाय के बागानों के लिए किया जाता है। आप स्क्रीन पर चलती इमेज देखिए तो इसमें दिख रहा होगा कि चाय की कृषि की जा रही है और क्षेत्र आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से ढलवा क्षेत्र दिख रहा है। तो उस ढालों पर भी चाय की खेती की जा रही है, क्योंकि चाय का पौधा ऐसा होता है जिसकी जड़ों को पानी तो चाहिए लेकिन खड़ा नहीं रहना चाहिए, वरना वो चाय की कृषि जो है वो जो है समाप्त हो जाती है, उभरती नहीं है। ये शुरू के अंदर तो यूरोपीय लोगों के नियंत्रण में थी, लेकिन अब वर्तमान में देश की सरकारों के या जो निजी लोग हैं उनके नियंत्रण में आ चुकी है। जब अंग्रेज लोगों का यहाँ पर अपने भारत के ऊपर अधिकार था, हम भारत के लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो ये इस प्रकार की कृषि भी किसके नियंत्रण में हुआ करती थी? यूरोपीय लोगों के नियंत्रण में हुआ करती थी। लेकिन अब हम लोग आज़ाद हैं, स्वतंत्र है, तो ये इस प्रकार की कृषि पर भी हमारा ही अधिकार है, हमारी देश की सरकार का नियंत्रण है या निजी लोगों का नियंत्रण है। समझ में आया होगा यहाँ तक इसकी विशेषताओं के बारे में, कृषि के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन से युग से शुरुआत हुई, किसके द्वारा इसको लाया गया था भारत में, क्या क्या इसकी विशेषता रही। इसके साथ साथ में आप वेरी मोस्ट करके और इसको नोट कर लीजिएगा कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, कॉफ़ी के जो बड़े बड़े बागान हैं उनको कहा जाता है फेजेंडा। आपसे पूछा जाएगा कि सर फेजेंडा क्या है? सबसे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के दौरान सबसे ज़्यादा छोटे क्वेश्चनों में पूछे जाने वाला प्रश्न यही है। ऐसे के रूप में आ जाता है, रेगिस्तान के रूप में आ जाता है, या एक नंबर का सीधा ही पूछ लेता है कि फेजेंडा क्या है, परिभाषा लिखिए, या यूं पूछ लेता है कि फेजेंडा एक प्रकार है, नीचे लिख देता है कृषि का, उद्योग का, इस प्रकार से ऑप्शन में आ जाता है। यानी सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है छोटे क्वेश्चनों में इस अध्याय से, तो वो यही है। इसको मोस्ट कर लीजिएगा कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बड़े बागान हैं उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया होगा रोपण कृषि के बारे में। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इनकी विशेषताओं में और इनके क्षेत्रों के बारे में भी, विशेषताओं को और समझने का प्रयत्न करते हैं कि विभिन्न देशों में उगाई जाने वाली रोपण फसलें जो है वो किन किन नामों से पुकारी जाती है और किन किन लोगों के द्वारा इनको उगाया जाता है, या किस देश के निवासी जो है सबसे ज़्यादा कौन सी रोपण फसल को बढ़ावा देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, सबसे ज़्यादा खेती करते हैं, कृषि करते हैं, किस प्रकार की कृषि का, और उनको किस किस नामों से पुकारा जाता है, समझने का प्रयत्न करते हैं। देश बोल दो या महाद्वीपों के कुछ भाग बोल दो। देखिए समझते हैं। एक नंबर पर यूरोप। तो जो यूरोपवासी हैं वो क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा कौन सी फसल को उगाते हैं? कॉफ़ी को, जिसको क्या कहते हैं? फेजेंडा। क्यों? क्योंकि ये ब्राज़ील यानी कि कौन से भूभाग पर उगाई जाती है? ये ब्राज़ील पर। मैंने यहाँ पर एक तरफ लिखा है संस्थापक यानी यूरोपीय लोग, और दूसरी जगह लिखा है बागान, और तीसरी जगह लिखा है भौगोलिक क्षेत्र। समझना कि जो यूरोपवासी हैं वो सबसे ज़्यादा रोपण कृषि में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की कृषि करते हैं? कॉफ़ी की कृषि करते हैं। और कौन से भूभाग पर करते हैं? तो ब्राज़ील में करते हैं, और ब्राज़ील में कॉफ़ी की कृषि करने के कारण उसको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। 2 नंबर फ्रांसीसी जो लोग हैं, फ्रांसीसी जो निवासी हैं, फ्रांस के रहने वाले, वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और कोको की कृषि करते हैं। और कहाँ पर करते हैं? तो अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका के अंदर। 3 नंबर पर अपने बात करें तो जो ब्रिटेन वासी हैं वो सबसे ज़्यादा चाय की खेती करते हैं, चाय की कृषि करते हैं। कहाँ पर? तो भारत में और श्रीलंका में। फिर से बात करें तो फिर से ब्रिटेन वासी रबड़ की कृषि करते हैं, रबड़ के जो बागान लगाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर? मलेशिया में। फिर से ब्रिटेन वासी गन्ने और केले के बागान लगाते हैं, कहाँ पर? पश्चिमी द्वीप समूह पर। और फिर स्पेन वासी और अमेरिका वासी जो है नारियल और गन्ने के बागान लगाते हैं, कहाँ पर? फिलीपींस में। और सबसे लास्ट में बात करें तो हॉलैंड वासी जो है वो क्या करते हैं? गन्ने के बागान लगाते हैं, कहाँ पर? इंडोनेशिया में। समझना कि आपसे एग्जामिनर एक तो 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, पहले तुमको समझते हैं, फिर इनको अपने संसार के मैप पर समझने का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें रट्टा न लगाना पड़े। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि यूरोपवासियों के द्वारा कॉफी के बागान कौन से भूभाग पर यानी कौन से क्षेत्र में लगाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ब्राजील में। पूछे कि फ्रांसीसी लोगों के द्वारा कॉफी और कोको के बागान कहां पर लगाए जाते हैं? तो पश्चिमी अफ्रीका में। ब्रिटेन वासियों के द्वारा चाय के पूछे तो भारत और श्रीलंका में बताना, और ब्रिटेन वासियों के द्वारा रबड़ के पूछे तो मलेशिया में बताना, और ब्रिटेन वासियों के द्वारा गन्ने और केले के पूछे तो पश्चिमी द्वीप समूह में बताना।
स्पेन वासियों के और अमेरिका वासियों के द्वारा नारियल और गन्ने के पूछे तो फिलीपींस में बताना, और हॉलैंड वासियों के द्वारा गन्ने के पूछे तो कहाँ पर बताना, इंडोनेशिया में। या इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे यूँ पूछ सकता है कि यूरोप वासियों के द्वारा ब्राजील में किस प्रकार के बागान सबसे ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, कॉफ़ी के। फ्रांसीसी लोगों के द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में कौन से बागान लगाए जाते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, कॉफ़ी और कोको के। ब्रिटेन वासी के द्वारा भारत और श्रीलंका में कौन से बागान, तो आंसर रहेगा चाय। ब्रिटेन वासी के द्वारा मलेशिया में, तो आंसर रहेगा रबड़ के। ब्रिटेन वासियों के द्वारा पश्चिमी द्वीप समूह में, तो आंसर रहेगा गन्ने और केले। और स्पेन और अमेरिका वासियों के द्वारा फिलीपींस में, तो आंसर रहेगा नारियल और गन्ने। और हॉलैंड वासियों के द्वारा इंडोनेशिया में, तो आंसर रहेगा गन्ना। आपसे ये भी पूछ सकता है, मतलब क्षेत्रों के नाम भी पूछ सकता है, आपसे बागानों के नाम भी पूछ सकता है। तो थोड़ा इसको क्रम से और थोड़ा ध्यान से याद रखने का प्रयत्न करना। चलिए इसको आपको मैं मैप पर और दिखा देता हूँ ताकि आसानी से याद रह जाएगा। आपको स्क्रीन पर चलता हुआ एक मैप दिख रहा होगा, इसमें आपको मैंने यहाँ पर नंबरिंग लगा रखी है, 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार करके। तो 1 नंबर पर जो भूभाग बना हुआ है वो ब्राजील का भूभाग है, जो 1 नंबर पर डार्क कर रखा है वो ब्राजील का है। और वहाँ पर जो ये 1 नंबर में जो डार्क किया वो भाग है, ये कॉफ़ी के बागान है। 2 नंबर लगा करके मैंने जो डार्क कर रखा है वो भूभाग जो है वो पश्चिमी अफ्रीका का है। और जो ये डार्क कर रखा है ये यहाँ पर किसकी खेती की जाती है, किसके बागान लगे हुए हैं, कॉफ़ी और कोको के। 3 नंबर पर जो डार्क कर रखा है 3 नंबर लिख करके वो भारत और श्रीलंका का भूभाग है। और वहाँ पर ये जो डार्क किया वो भूभाग है, यहाँ पर चाय के बागान है। 4 नंबर पर जो 4 नंबर लिखकर डार्क किया वो मलेशिया का भूभाग है और यहाँ पर रबड़ के बागान है। और 5 नंबर लिख करके जो डार्क किया हुआ है वो पश्चिमी द्वीप समूह है और यहाँ पर गन्ने और केले के बागान है। और 6 नंबर लिखकर जो डार्क कर रखा है वो फिलीपींस भूभाग है और यहाँ पर नारियल और गन्ने के। और 7 नंबर लिख करके जो डार्क कर रखा है वो इंडोनेशिया का भूभाग है और यहाँ पर गन्ने के बागान है। तो इस प्रकार से नंबरिंग लगा करके मैंने आपको ये भूभाग डार्क करके दिए हैं। और ये जो बागान हैं कॉफ़ी के, कोको के, चाय के, रबड़ के, गन्ने के, केले के, इस प्रकार से। तो आपको समझ में आया होगा आज के वीडियो सेशन के दौरान। हालांकि आज के वीडियो सेशन छोटा रहा, एक ही कृषि के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में 3-4 कृषियों को एक साथ पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हमने रोपण कृषि के बारे में समझा कि किस किस नामों से किन किन देशों के लोगों के द्वारा किया जाता है या कहाँ कहाँ पर कौन कौन से भूभाग पर किया जाता है, ये भी हमने समझने का प्रयत्न किया। इसके साथ में किन लोगों के द्वारा रोपण कृषि को भारत में लाया गया, क्या उद्देश्य था उनका, या कौन से दौर में ये लेकर आए थे, ये सब कुछ हमने इस वीडियो सेशन में समझने का प्रयत्न किया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो सेशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।